हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 19 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस संगठन द्वारा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस राज्य में संपन्न किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित 78 आर्मी डे पे कितने जवानों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 5 जवान को। किस स्पेस एजेंसी द्वारा पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाया गया है? तो नासा के द्वारा। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? मेन कैटेगरी में जो है मेल कैटेगरी में रेलवे के द्वारा, फीमेल में महाराष्ट्र के द्वारा। बेहद दुर्लभ और फलदार जड़ी बूटी लेपिटा गैटिक कलावाटा 166 साल बाद कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है वेस्टर्न घाट में, गोवा के पास। भारत सरकार द्वारा भारतीयों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है? तो ईरान से। नीति आयोग द्वारा किस राज्य को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? तो मिजोरम को किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में डागादा रथी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है? आंध्र प्रदेश में। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा पोत को सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए कोच्चि से रवाना किया गया है? तो इसका नाम है आईएनएस सागर ध्वनि। तो भारत की समुद्री जो है आईएनएस विरासत की नई ऊर्जा देते हुए आईएनएस सागर ध्वनि को सागर मैत्री अभियान के 5वें संस्करण के लिए कोच्चि से रवाना किया गया है। इसके तहत आईएनएस सागर ध्वनि 1962 से 1965 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में जो भाग लेने वाला एक पोत था, मतलब 1962 और 1965 में एक पोत ने भाग लिया था जिसका नाम था आईएनएस कृष्णा। उसी के जो मार्ग था, जो जिस पे वो चला था, उसी का जो है ये पुनः अनुसरण करेगा। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राधा मोहन सिंह। और ये जो सागर मैत्री है, ये इंडियन नेवी और डीआरडीओ के बीच एक संयुक्त पहल है जिसके तहत भारत सरकार जो है ये क्या करती है, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच समुद्र विज्ञान अनुसंधान, वैज्ञानिक सहयोग, क्षमता निर्माण और सामाजिक आर्थिक सहभागिता को सुदृढ़ता प्रदान करती है। तो हिंद महासागर के क्षेत्र के अंदर जो है इस पहल के अंदर इंडिया के साथ कौन कौन देश काम कर रहे हैं? जो है ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के सहित 8 हिंद महासागर क्षेत्रीय देशों के साथ ये जो है मिशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो है भारतीय नौसेना से एक और फैक्ट है कि बीएसएनएल और वैश्विक सैटेलाइट संचार कंपनी है वियासैट, इन दोनों के बीच भारतीय नौसेना के सैटेलाइट संचार, जिसको हम सैटकॉम ये कहते हैं, उसके मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अगले फेज में सहयोग की घोषणा की गई है। और इससे क्या होगा कि नौसेना की कनेक्टिविटी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में जो है सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय नौसेना में जो शामिल तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत था, उसका नाम था आईएनएस अर्जनदेव। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है आईएनएस समुद्र प्रताप जो है ये शामिल किया गया था, जो पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत भी है। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली आईएनएस अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आर्यवर्त टेक्नोलॉजी द्वारा जो है विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन का नाम है आर्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आईएनएस बक्सी से समुद्री यात्रा किया गया था और ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जो है प्राइम प्रेसिडेंट थी। और अगर ऐसे प्रेसिडेंट की बात करें तो ये दूसरे नंबर की थी। फीमेल कैटेगरी में ये फर्स्ट नंबर की थी और ऐसे सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट थी जिन्होंने ऐसी यात्रा की थी समुद्री पनडुब्बी के तहत। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। भारत द्वारा जो है पिनाका से पिनाका की पहली स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय सेना के लिए निर्मित
हेलीकॉप्टर को अब आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम है ध्रुव एनजी। डीआरडीओ द्वारा जो है प्रलय मिसाइल की लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख का पदभार जो है सर मार्शल नागेश कपूर को दिया गया है। श्रीलंका के द्वारा भारत की युद्ध पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि को मानवीय सहायता के लिए सम्मानित किया गया है। सीडीएस अनिल चौहान द्वारा जो है अंडमान निकोबार में एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया था। भारतीय सेना द्वारा जो है राजस्थान में भैरव बटालियन जो है बनाया राजस्थान का जो भैरव बटालियन है वो भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा भारत का पारंपरिक पोत आईएनएस कौंडन्य जो है अभी ओमान मस्कट के जो है सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचा है, जहां पे उसे वाटर सैल्यूट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 77 गणतंत्र दिवस जो मनाया जाएगा उस पे कुल कितनी झांकी प्रदर्शित की जाएगी? तो कुल जो झांकी है 30 झांकी जो है प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो जो 77 गणतंत्र दिवस है उसकी जो थीम है वो है वंदे मातरम। ठीक है, क्योंकि वंदे मातरम का जो है 150 वर्ष इस साल पूरा हुआ है, तो वो उसकी थीम है जिसमें 30 झांकियां जो है जो प्रदर्शित की जाएंगी। और इन झांकियों का जो विषय होगा वो होगा स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और दूसरा है जो है समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। 30 झांकियों में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी, जबकि 13 झांकियां मंत्रालय विभागों से पेश की जाएंगी। और इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसकी जो चीफ गेस्ट है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा हैं और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन्डेर हैं। गणतंत्र दिवस से रिलेटेड फैक्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गणतंत्र दिवस पे एट होम समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया उसको डिजाइन किया गया था एनआईडी अहमदाबाद, और जो बेस थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसको हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं उन पे बेस थी, उस थीम पे बेस थी। और पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर भारतीय सेना की जो वेटनरी कोर है, मतलब जो जानवरों की जो कोर होती है वो भी उनकी भी टुकड़ी जो है हिस्सा लेगी। इसके अलावा जो 15 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस से पहले जो है 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया जाता है। तो इस आर्मी डे का जो पहली बार आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ था, और ये पहली बार है कि ये किसी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं हुआ था बल्कि आम सड़क पे हुआ था, ताकि आम लोग भी इसको देख सकें। और इसी के तहत भारतीय सेना का जो भैरव बटालियन जो है जो राजस्थान में बनाया गया उसने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु से ये शिवलिंग लाया गया था, और अब ये जो है बिहार के जो है विराट रामायण मंदिर जिसका संबंध कहाँ है ईस्ट चंपारण से, वहां पे अब इसको स्थापित कर दिया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है ये 33 फीट की है, और ऊंचे शिवलिंग की स्थापना अभी कर दी गई है। बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिहार के द्वारा एफआईआर एंड कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया था। पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया था, जिसके लेखक है रत्नेश्वर। उसके अलावा बिहार में 3 और नए विभाग का गठन किया गया है। बिहार के राजगीर खेल एकेडमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। बिहार के द्वारा अगले 5 साल 2025 से लेकर 30 के लिए 7 निश्चय योजना का पार्ट 3 शुरू किया गया है। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा जो स्कोर है बिहार टीम के द्वारा बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, और ये जो शिवलिंग है जो लाया गया था वो स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बिहार में केरल मॉडल के तर्ज पर राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 53 साल बाद सोन नद विवाद मामला जो बिहार और झारखंड से संबंधित था वो सुलझ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति हैं अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के हेड भी हैं। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण की देखरेख के लिए
बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की है। ठीक है, जो इजराइल और गाजा का बीच जो लड़ाई थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था, और इसके लिए जो है इजिप्ट में जो है एक पीस समिट भी हुआ था। उसके बाद ये जो है सेकंड फेज है जिसके तहत गाजा में शांति बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। इसमें जो विश्व बैंक समूह के भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष अजय बंगा, मतलब वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष अजय बंगा, वो भी शामिल है। और इसके अलावा जो है और भी लोग शामिल हैं। और ये जो बोर्ड बनाया गया है, इसके जो हेड हैं, चेयरमैन है, वो खुद राष्ट्रपति ट्रंप हैं। ठीक है, तो कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें जो है पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर है, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबिया हैं, इसके अलावा जेरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं, वो विशेष दूत भी हैं, स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत हैं, मार्क रोबन सीईओ हैं अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, निकोले मलादेनोव बुल्गारिया के नेता है और मिडिल ईस्ट में यूएन के पूर्व दूत हैं, और रॉबर्ट ग्रेबियल भी शामिल है, अमेरिका के डिप्टी एनएसए हैं। ठीक है, और अभी अमेरिका से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि वेनेजुएला पे जो है, जो वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं और जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 में मिला था, मारियो कोरिना मचाडो, इनके द्वारा जो इनका नोबेल शांति पुरस्कार है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप को जो है भेंट किया गया है। हालांकि जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप को इनके द्वारा घोषणा पहले भी की गई थी कि वो देना चाहती हैं, लेकिन नोबेल जो समिति है उन्होंने कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार ना तो आप किसी के साथ दे सकते हो, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ना नोबेल शांति पुरस्कार कोई वापस ले सकता है। ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कि हम रिटर्न कर दें नोबेल समिति को फिर से, वो नहीं हो सकता है। तो मतलब इनके द्वारा जो दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को, वो एक सिर्फ प्रतीकात्मक है, मतलब एज अ जो है ऑनर के तौर पे इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2025 की यही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता जिसका नाम है हाई सीज ट्रीटी लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब ये क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से जो बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी, इसको ये प्रभाव में आया गया। यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होगी जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि खुले समुद्र में जो है विनाशकारी मछली पकड़ने जहाजों से होने वाले प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे, अति दोहन और संभावित गहरे समुद्री खनन जैसे खतरे से जूझ रहा है। तो इसी के लिए जो है ये ट्रीटी लाई गई है। अब जो क्या हाई सी कहाँ से आता है? अगर हम देखें तो ये अगर बेस लाइन से कनेक्ट करते हैं किसी भी देश की, तो किसी भी देश के 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो टेरिटोरियल सी के क्षेत्र के अंदर आता है। वो उस देश का उस पे जो है पूरे तरीके से जो है अधिकार है। उसके अलावा 24 नॉटिक माइल तक का एरिया जो है कॉन्टेजियस जोन के अंदर आता है, जहाँ पे आप खनन, रिसर्च वगैरह सब कर सकते हो। इसके अलावा 200 नॉटिक माइल तक जो एरिया है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अपनी सेना वेना की जहाजें वगैरह कर सकते हो। जो एक्सरसाइज वगैरह है वो उस क्षेत्र के सेना क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है। इसके बाद का एरिया जो हाई सी के अंदर आता है, जिस पे किसी का अधिकार नहीं होता है, उसी के लिए जो है ये नियम लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार किस स्थान पर पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अंटार्कटिका में। इस तरीके के जो आइस जो है ये रखे गए हैं अलग अलग देशों, इसी को हम आइस वॉल्ट कहा जा रहा है। तो पृथ्वी के जलवायु इतिहास को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में दुनिया का पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट शुरू किया है। और ये तेजी से पिघलते जो ग्लेशियर है उनके कारण जो अहम जलवायु रिकॉर्ड खत्म होने का खतरा है, उसी के तहत इसको सुरक्षित रखने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। ये आइस वॉल्ट क्या है कि अंटार्कटिका के कॉनकॉर्डिया रिसर्च स्टेशन के पास जमीन के नीचे बनाया गया। यहाँ दुनिया भर के पहाड़ी ग्लेशियर से निकाले गए
आइस कोर मतलब आइस का टुकड़ा जो है उस बर्फ के स्तंभ के आकार में सैकड़ों साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि भविष्य के वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर सके। इस आइस वॉल्ट में रखे गए पहले नमूने जो हैं वो फ्रांस से लाए गए हैं, फ्रांस के माउंट ब्लांक से और स्विट्जरलैंड के ग्रैंड कॉम्बियन ग्लेशियर से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड से जो है पहले जो है आइस का जो एक पूरा जो है खंबा टाइप का कहें उसको लाके रखा गया है ताकि उस पर रिसर्च वगैरह हो सके और सुरक्षित रखा जा सके। इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका में कुछ रिसर्च स्टेशन बनाए गए थे, उसका हम देखें तो सबसे फर्स्ट जो बनाया गया था वो दक्षिण गंगोत्री था, 1983 में बना था। और 1990 के बाद वो ये जो रिसर्च स्टेशन है ये पानी में डूब जाने के कारण जो है ये एक्टिव नहीं है। दूसरा जो है मैत्री बनाया गया था 1989 में, और ये जो है ये अर्थ साइंस और एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए जो है यहाँ पे रिसर्च होता है। तीसरा है भारतीय रिसर्च सेंटर, इसको 2012 में जो है स्थापित किया गया था, इंडिया का तीसरा है। और लोकेटेड कहाँ है, लार्समैन हिल्स अंटार्कटिका में। ठीक है, और ये जो है ये फोकस करता है स्टडी वगैरह रिसर्च वगैरह करने के लिए साइंटिस्ट यहाँ जाते हैं। और इंडिया के द्वारा प्लानिंग की जा रही कि उसका फोर्थ जनरेशन का ग्रीन रिसर्च बेस जिसका नाम रखा जाएगा मैत्री सेकेंड, उसको जो है जनवरी के 2029 तक जो है स्थापित करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका जो बैठक अभी हो रहा था स्विट्जरलैंड के दावोस में, वहीं पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1300 से अधिक बिजनेस, सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सिविल सोसाइटी से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया है उसको इसमें शामिल किया गया और यूपीआई सिस्टम की सराहना की गई है इंडिया की। अब इस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा के युग को के रूप में चिन्हित किया गया। मतलब ये कहा गया है कि 2026 है ये एक कंपटीशन का युग बन गया है जहां वैश्विक सहयोग के तंत्र कमजोर हो रहे हैं। मतलब आपसी में जो है हेल्पिंग जो नेचर होता है हर कंट्री का वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो प्रमुख शक्तियां हैं अपने हितों के क्षेत्रों की सुरक्षित करने के प्रयास कर रही हैं, इससे नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, विश्व को बहुध्रुवीय खंडित व्यवस्था का सामना कर आगे आने वाले समय में जो है देश जो पूरा वर्ल्ड है अलग अलग जो है ग्रुप में टूट जाएगा और जो है आगे आने वाली चीज़ों में जो कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लें जो हमने पढ़ा था कि 2026 में दावोस में जो बैठक हुई है विश्व आर्थिक मंच की, उसमें भारत की तरफ से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था। कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। इसके अलावा 4 केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था, वो थे अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू। इसके अलावा झारखंड की कल्पना सोरेन को पहली बार दावोस में आयोजित WEF 2026 को संबोधित करने का मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा और तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे युवा भी बने और सबसे तेजी से इन्होंने बनाया, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, जिसका संबंध जो है बिहार के क्रिकेटर हैं और ये काफी सारे इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाए गए जा रहे हैं। और इनको जो है अभी जो है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया गया था। तो भारत के उभरते सितारे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तौर पर प्रदर्शन जारी है। अंडर 90 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ कल के मैच में उन्होंने 67 गेंदों से 72 रन की पारी खेली और इसके साथ वैभव यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले 35वें बल्लेबाज बन गए और इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे युवा और सबसे तेज बल्लेबाज बने। और वह यूथ वर्ल्ड कप में जो सबसे कम उम्र में उन्हें अर्धशतक बनाने वाले भी खिलाड़ी बन गए। मतलब वैभव सूर्यवंशी के द्वारा जो है स्ट्राइक रेट 157 से जो है 1000 का रन बनाया गया और सुमन गिल को भी इन्होंने पार कर लिया है। ठीक है, इन्होंने 103 के रेट से बनाया था और तजीन हसन जो है वो 102 के, तो मतलब फर्स्ट नंबर पे जो है वैभव सूर्यवंशी आते। कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड देख ले तो पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बिहार टीम के द्वारा बनाया गया था
और हाल ही में विराट कोहली द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के क्रिकेटर गेडे पियाडाना द्वारा एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा भूटान के जो स्पिनर है जिनका नाम सोनम येसे है, पुरुषों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। लिस्ट एक क्रिकेट में भी सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे सरफराज खान। ठीक है। इसके अलावा अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड जो है ये भी वैभव सूर्यवंशी के नाम ही है। इसके अलावा विराट कोहली द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण भारत का पहला कुंभ होने जा रहा है? तो पहला कुंभ होने जा रहा है केरल में, दक्षिण भारत का। जहां ये कहाँ हो रहा है? मल्लापुरम, केरल के मल्लापुरम में। ठीक है। तो केरल के मल्लमपुरम जिले का में जो है एक कस्बा है जिसका नाम है तिरुनावाया। और ये जगह फेमस है नव मुकुंद जो है विष्णु मंदिर है ये। और यहाँ हर 12 साल में होने वाले मामा कम उत्सव के लिए विख्यात है। ये जगह पहले से फेमस, ये नव मुकुंद मंदिर है। ठीक है। ये विष्णु मंदिर है। लेकिन 18 जनवरी से दक्षिण भारत का पहला कुंभ होने जा रहा है। ये दक्षिण की गंगा कही जाने वाली जो है नीला नदी, जिसको है भरत पूजा नदी भी कहते हैं, इसके तट पे 3 फरवरी से तक ये चलेगा। ठीक है। ये भरत पूजा नदी के किनारे ये होगा कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त हुई है मेघालय की। और कुछ और भी जो है मुख्य न्यायाधीश अलग अलग स्टेट की नियुक्त हुई हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की नियुक्त हुए हैं अभी हाल फिलहाल में जस्टिस सुजय पॉल। मेघालय की हुई हैं जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के हुए हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। झारखंड हाई कोर्ट के हुए हैं जस्टिस महेश शरद चंद्रा सोनाक। पटना हाई कोर्ट के हुए हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। और सिक्किम हाई कोर्ट के हुए हैं जस्टिस मोहम्मद मुस्तक अयमतुल्ला। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत की पहली खिलाड़ी जो है अनुपमा रामचंद्रन थी, जिनके द्वारा IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी प्रणवी उर्स। एकमात्र भारतीय महिला जिनके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, उनका नाम है नूर इनायत खान। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर बनी है जानवी जिंदल। नायब सूबेदार पद पर भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी है प्रीति पवार। पहली बार जो है साई जादव महिला कैडेट हैं जिन्होंने IMS से प्रादेशिक सेना का परीक्षण कर पूरा करके लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरूप स्ट्रौती। सऊदी अरब को उत्तर के दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी है एलिसा मॉरिसन। और उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। और दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? काम्या कार्तिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड, ठीक है, 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर टॉबी कियर्स। ठीक है, ये अमेरिका की हैं। तो अमेरिका विकासवादी जीव विज्ञानी टॉबी कियर्स को 2026 के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार जो है दिया गया है। और इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी किया जाता है। इनके द्वारा माइक्रोलॉजिकल नेटवर्क पे शोध किया गया था, मतलब भूमि के अंदर जो कवकीय नेटवर्क होते हैं, अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क होते हैं, उन पर शोध किया गया था। उनको ये दर्शाया गया था कि ये जो फंगल होते हैं ये जलवायु पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क स्पन की जो है ये सह संस्थापक है। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा एक और रिकॉर्ड है कि अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G उपयोगकर्ता के मामले में विश्व में कौन
से स्थान पे भारत आ गया है। तो जो है यहाँ पे इंडिया आएगा। भारत जो है विश्व में जो है सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? आप गैस कर सकते हैं कि चाइना है। ठीक है, तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत कहा है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बन गया है और देश में 5G यूजर्स की संख्या 40 करोड़ से अधिक हो गई है। 5G के मामले में जो है उपयोगकर्ता के मामले में चीन जो है पहले स्थान पे है। अगर इंटरनेट कनेक्शन के मामले में भी कहें तो इंडिया 100 करोड़ का मील का पत्थर पार कर लिया है। और जो है 2014 की तुलना में जो है 298.7% की वृद्धि हुई है। 2014 की तुलना में अभी देखें तो इंटरनेट कनेक्शन के मामले में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखें तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान जो है हांगकांग यूनिवर्सिटी को मिला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 में पहला स्थान पे था गाजीपुर दिल्ली का। अमेरिकी संस्थान टीसी कैलेंडर द्वारा जारी 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस 2025 की लिस्ट में पहला स्थान रोज को मिला था। बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म एमिक्स के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान जो है 7th है और फर्स्ट नंबर पे चाइना है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश बना है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे इंडिया है और फिफ्थ पे जापान है। भारत चावल उत्पादकता में पूरी दुनिया में कौन से पायदान पे आ गया है? फर्स्ट पे। इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। एनएफएचएस के महिला सशक्तिकरण सूचकांक में टॉप पे जो है गोवा है और स्मॉल स्टेट के कैटेगरी में उत्तराखंड है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में देश में पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे कौन सा देश है? सिंगापुर है। इंडिया की रैंकिंग 80 है और लास्ट पे जो है वो अफगानिस्तान है। WMO के अनुसार साल जो 2025 है ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन अल जिदानी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं यमन, एक खरब जो है खाड़ी देश है, तो इसी के जो है नए नियुक्त हुए हैं प्रधानमंत्री। तो यमन की जो राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद PLC ने विदेश मंत्री, यमन के जो ये विदेश मंत्री थे साया मोहसिन अल जिदानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये नियुक्ति सलेम बिन बुराई के इस्तीफे को मंजूरी मिलने के बाद की गई है। यमन की कहें तो यमन जो है ये जो है खाड़ी देश है जिसकी सीमा जो है इधर ओमान से लगती है, इधर सऊदी अरेबिया से लगती है और इधर सोमाल, और ये जो है सॉरी ये नहीं, इसकी जो राजधानी इसका नाम है सना। यहाँ पे जो है यमन जो है यमन के इधर अरेबियन सी आती है और यहाँ पे जो है यमन और ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो है बावे मंडल की लोकेशन है। ये जो है अरब देश की है और ये साउथ अफ्रीका की है, ये अफ्रीका महाद्वीप की है। ये दोनों जो है इन दोनों के बीच बावे मंडल की लोकेशन है जिसके थ्रू जो है गल्फ ऑफ आदेन और रेड सी जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम हर देश से इसके पास के देशों से एक एक फैक्ट देख लेते हैं। अभी ओमान जो है ओमान की यात्रा पे गए थे नरेंद्र मोदी, जहां उन्हें जो है उस देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा गया था। इसके अलावा जो है ओमान जो है इंडिया का एक जो है पारंपरिक जहां INS कॉर्डर ने पहुंचा था ओमान के मस्कत, जहां उसको वाटर सैल्यूट दिया गया था। इसके अलावा इंडिया जो है इंडिया सऊदी अरेबिया और UAE मिलकर ऊर्जा एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये जो सोमालिया देखें, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का लोकेशन है, इसका एक जो है सोमालिया करके एक सोमालीलैंड करके एक एरिया है सोमालिया का, जिसको जो पहली बार मान्यता जो है इजराइल देश के द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे जो है आप इथोपिया देख रहे होंगे, इथोपिया भी जो है प्रधानमंत्री गए थे, जहाँ इथोपिया के हाई सिविलियन ऑर्डर से जो है पहले नवाजे जाने वाले पहले नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला सोवेरियन AI पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में।
और किसके साथ मिलके? सर्वम एआई। तो तमिलनाडु में जो है कंट्री का पहला सोवेरियन एआई पार्क जो है स्थापित किया गया है 10,000 करोड़ के एग्रीमेंट के साथ। और तमिलनाडु गवर्नमेंट और सर्व एआई कर ये जो कंपनी है उसके बीच किया गया है। इसका एम क्या होगा? इसके तहत जो है सोवेरियन पार्क में क्या होगा कि भारत के लिए सुरक्षित, नैतिक और स्वदेशी एआई पारिस्थितिक तंत्र विकसित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं विशेषकर तमिल के लिए स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करना है और लगभग 1000 उच्च कौशल जो है नौकरियां पैदा करना है। मतलब जो भी क्रिटिकल डेटा है जो है वो स्टेट का, वो जो है उसको मेंटेन करने का काम किया जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आर्यवर्त टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन का नाम है आर्या। इसके अलावा गुजरात में सिंह के आकार का देश का पहला सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया गया है। देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से हरियाणा के जिंद तक चला था। न्यू दिल्ली में पहली बार जो है भारतीय व्यापार उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई जा रही है। भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन बलोद छत्तीसगढ़ में किया गया था। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के केमपेयोर जिला को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। और नीति आयोग द्वारा जो है मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम के इस लिंक को जो है आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली हर क्लास के पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो